भारतीय संस्कृति कितनी प्राचीन है, इस बात से हम भली भांति परिचित हैं और ये भारत भूमि न जाने कितने सूरवीरों को जन्म दे चुकी है। इसकी शायद गणना करना भी मुमकिन नहीं, जिनकी वीरता और शौर्य की गाथाओं से हम सब भारतीयों का सीना सदैव गर्व से चौड़ा होता रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, गुरु गोविंद सिंह आदि नामों से आप भली भांति परिचित होंगे, परंतु ये सभी वीर और साहसी होने के साथ साथ अनेकों युद्ध कलाओं में भी महारत हासिल किए हुए थे। मतलब हम भारतीय आज से ही नहीं, प्राचीन समय से ही युद्ध कलाओं के बारे में जानते थे और इनका अभ्यास भी किया करते थे। मार्शल आर्ट हम भारतीयों की ही पूरे विश्व को अमूल्य भेंट है, परंतु दुर्भाग्यवश अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारी युद्ध कलाओं के अभ्यास पे प्रतिबंध लगा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सी कलाएं लुप्त हो गई और आज भी कुछ कलाएं लुप्त होने के कगार पे हैं। तो इसलिए आज हम 5 भारतीय मार्शल आर्टों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं, जो अभी तक अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 भी हम जल्द बनाएंगे, तो अगर आपकी नॉन मार्शल आर्ट इस लिस्ट में ना हो तो नाराज ना हो, बस हमें मार्शल आर्ट का नाम कमेंट में मेंशन करें। हम इस वीडियो के पार्ट 2 में उस मार्शल आर्ट को जरूर शामिल करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को गर्व से लाइक एंड शेयर करें और सभी मार्शल आर्ट फैंस को इंडियन मार्शल आर्ट के बारे में भी अवेयर करें, जिससे इंडियन मार्शल आर्ट भी वर्ल्ड लेवल पर आ पाए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हमने एक बोनस मार्शल आर्ट रखी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि हम बता ही चुके हैं, इंडियन मार्शल आर्ट का इतिहास बहुत प्राचीन है और यहाँ की मार्शल आर्ट सिर्फ बचाव के लिए ही नहीं थी, ये यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली का भी हिस्सा रही है। इन्हीं मार्शल आर्ट्स में पहला नाम आता है लाठी का। भारतीय संस्कृति के इतिहास में लाठी का विशेष महत्व है। वो चाहे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का लाठी चार्ज में शहीद होने की घटना हो, या फिर ब्रिज की लठमार होली हो, या बापू को लाठी के साथ देखना हो, परंतु एज ए मार्शल आर्ट ये ऐसी मार्शल आर्ट है जो लगभग पूरे इंडिया का पार्ट रही है, क्योंकि लाठी एक बेसिक वेपन है परंतु आत्मरक्षा में पूरी तरह से उपयुक्त है। यह वेपन लंबे बांस से बनाया जाता है और उसे तेल पिलाकर मजबूत और लचीला बनाया जाता है। प्राचीन समय से ही वेपन ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले लाठी में पारंगत होना जरूरी होता था, क्योंकि इससे प्रैक्टिशनर के हाथ, पैर, आंख वेपन ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाते थे और पैतरों का प्रयोग करना भी आसान हो जाता था। लाठी को एडवांस वेपन में भी बदला जाता रहा है और भाले, त्रिशूल इन्हीं के अच्छे एग्जाम्पल हैं। प्राचीन समय में कर वसूलने के लिए भी लोग लठैत रखा करते थे, जो कि इस मार्शल आर्ट में पारंगत हुआ करते थे। कई बार आरएसएस की शाखाओं में भी आपको इन्हें सिखाने वाले देखने को मिल सकते हैं। कुश्ती, यह नाम सुनकर ही दिमाग में एक पहलवान की इमेज दिखाई पड़ती है, परंतु यह एक अत्यंत प्राचीन युद्ध कला है, जिसका उल्लेख तो रामायण और महाभारत में भी मिलता है। चाहे वो बाली सुग्रीव के बीच का युद्ध हो या भीम और दुर्योधन के बीच का युद्ध हो, भले ही उस समय इसे मल्ल युद्ध के नाम से जाना जाता हो। प्राचीन समय से ही पहलवान किसी राज्य की धरोहर हुआ करते थे। राजा लोग उनका भरण पोषण भी किया करते थे और जब कभी 2 राज्यों के बीच युद्ध होता था तो उनके पहलवानों के बीच हुए युद्ध से ही हार जीत का फैसला हुआ करता था। मुगलों ने भारतीय मल्ल युद्ध के स्वरूप को बदलकर उसे कुश्ती का नाम दिया और कहा जाता है बाबर, हुमायूं और अकबर भी बहुत अच्छे पहलवान हुआ करते थे। भारत में कुश्ती की 3 प्रमुख शाखाएं देखने को मिलती हैं, जामवंती, हनुमंती यानी मल्ल युद्ध और जरासंधी यानी हथियारों के साथ में। वैसे तो कुश्ती पूरे भारत में की जाती है, परंतु उत्तर भारत में यह प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। कुश्ती का नाम आए और रुस्तुम जमाना कहे जाने वाले गामा पहलवान को हम भूल जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा जाता है गामा पहलवान के गले की हसली का वजन ही लगभग 100 केजी हुआ करता था। दोस्तों, पहलवानों की गर्दन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता, इसीलिए वो गले पे हसली पहना करते थे। यह पत्थर का बना हुआ एक पट्टा सा होता है जो काफी भारी हुआ करता था। और वहीं रुस्तुम हिंद या रामानंद सागर की रामायण के हनुमान दारा सिंह, जिन्हें आज भी सर्वश्रेष्ठ पहलवानों में गिना जाता है। कुश्ती के दाव पेचों में धोबी और कलाजंग जैसे दाव विश्व प्रसिद्ध हैं और भारतीय कुश्ती मुख्य रूप से मिट्टी में की जाती है, परंतु यहाँ पे इसकी
की अन्य फॉर्म भी देखने को मिलती हैं। मर्दानी खेल दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं महाराष्ट्र के नाम को सुनकर आपको क्या ध्यान में आया, तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे गणपति, ताज, पाव, बॉलीवुड। पर जो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है वो नाम है शिवाजी महाराज। जी हाँ, इन्हीं के समय में इस मार्शल आर्ट को एक प्रसिद्धि मिली और इसमें बहुत सारे सुधार भी किए गए। और शिवाजी की युद्ध पद्धति जो कि छापामार युद्ध शैली थी, उसके अनुसार युद्ध के वेपन तैयार किए गए जो कि लाइट वेट हुआ करते थे और जिन्हें पहाड़ों और घोड़ों पे आसानी से उपयोग किया जा सकता था। मर्दानी का आरंभ भी लाठी से ही होता है और शरीर का तालमेल इससे होने पे अन्य वेपन्स को लर्न किया जाता है, जिसमें धोपट्टा, खांडा और बागना वेपन बहुत प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, शिवाजी ने धूप नाम की तलवार का निर्माण करवाया जो कि 4 फीट लंबी एक स्ट्रेट तलवार होती थी, क्योंकि उस समय 3 फीट की कर्व तलवारों का यूज होता था, परंतु ये 1 फीट ज्यादा लंबे होने की वजह से युद्ध में बेनिफिट देती थी। शिवाजी खुद भी इस तलवार का यूज किया करते थे। उनकी तलवार का नाम भवानी था और बागना नाम के वेपन से शिवाजी ने अफजल खां को मौत के घाट उतारा था। यह भी मर्दानी खेल का एक बहुत ही जानलेवा वेपन है। अंग्रेजों ने इस आर्ट पे कई बार प्रतिबंध तो लगाया, परंतु रोष होने के कारण उन्हें उस प्रतिबंध को हटाना पड़ा और अंग्रेजों के टाइम में भी यह आर्ट बहुत फेमस हुई और उसी समय मराठा इन्फेंट्री भी तैयार की गई जो कि मर्दानी खेल के वेपन्स को ही यूज किया करते थे। गटका पंजाब की भूमि में जन्मी मार्शल आर्ट और सिखों के द्वारा ये मार्शल आर्ट धर्म की रक्षा के लिए तैयार की गई थी। जब मुगलों के अत्याचार बढ़ने लगे तब गुरु हरगोविंद द्वारा 2 तलवारें उठाई गई, मेरी और पीरी। मेरी आम जनता की रक्षा के लिए और पीरी धर्म की रक्षा के लिए, और उन्होंने ही अमृतसर में रणजीत नामक अखाड़ा आरंभ किया गया जिसमें गटका का प्रशिक्षण दिया जाता था, जहां शस्त्रों, घुड़सवारी, कुश्ती, तीर कमान आदि चीजों का ज्ञान दिया जाता था और इन्हें सीखने वालों को निहंग कहा जाता था, जिनका पूरा जीवन धर्म और गुरु को समर्पित होता था। इस मार्शल आर्ट में भी पहले पैतरों का प्रयोग करना सिखाते हैं और फिर लकड़ी की तलवार और ढाल का प्रयोग करना सिखाते हैं और इनमें पारंगत होने के बाद ही वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कृपाण, मुड़ा, तलवार, तीर कमान आदि का प्रयोग भी सिखाया जाता है। यहाँ भी गोरिल्ला नीति का प्रयोग किया जाता था, जिसे धाई पट कहा जाता है। अंग्रेजों ने इस आर्ट पे भी प्रतिबंध लगाया, पर सिखों के रोष की वजह से उन्हें यह प्रतिबंध हटाना पड़ा और 1982 में गटका फेडरेशन शुरू किया गया और पंजाब के बहुत सारे स्कूलों में यह सिखाया भी जाने लगा। थांग टा और सरित सरक मणिपुर में विकसित जानलेवा मार्शल आर्ट, जहाँ थांग का मतलब होता है तलवार और था का मतलब हुआ भाला। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस मार्शल आर्ट में वेपन ट्रेनिंग की जाती होगी। सरित सरक बिना हथियारों की मार्शल आर्ट है जो कि कराटे और किक बॉक्सिंग से काफी मिलती जुलती है और आज भी ये मार्शल आर्ट मणिपुर की संस्कृति का एक हिस्सा है और इस आर्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये जानवरों से लड़ने के लिए भी उपयुक्त है और आज यह आर्ट नृत्य के रूप में भी मणिपुर की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और आज भी इस मार्शल आर्ट को नृत्य के रूप में मणिपुरवासी सीखते हैं और अपने त्योहारों पर इसका प्रदर्शन करते हैं। कलरीपायट्टू भगवान परशुराम द्वारा निर्मित अति प्राचीन मार्शल आर्ट। कहा जाता है कि उन्होंने केरल के नायर ब्राह्मणों को यह मार्शल आर्ट सिखाई। बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इस मार्शल आर्ट को फैलाया। उन्हीं में से एक थे बौद्ध धर्म, जिन्होंने इस आर्ट को चाइना में सिखाया और आज इस आर्ट को वहाँ कुंफू का नाम दिया गया है। संगम साहित्य में इस आर्ट के बारे में बहुत कुछ मिलता है। इस मार्शल आर्ट में भी वेपन ट्रेनिंग एंड बिना वेपन्स के वेपन वाले अपोनेंट से लड़ने का ज्ञान तो मिलता ही है, साथ में आयुर्वेद का ज्ञान भी दिया जाता है और कलरी के एडवांस प्रैक्टिशनर मर्म आर्ट में भी परफेक्ट माने जाते हैं, जिन्हें शरीर के 47 मर्म बिंदुओं का भी ज्ञान होता है। कलरी को 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। पहली है नॉर्दर्न फॉर्म और दूसरी है सॉदर्न फॉर्म। कलरी में एनिमल पोज का भी काफी महत्व होता है, जो शरीर को लचीलापन और ताकत प्रदान करता है। कलरी अभी इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर मार्शल आर्ट में से एक है और इस पे कई मूवीज भी बन चुकी हैं। कई हीरोज कलरी लर्न कर चुके हैं, जिनमें विद्युत जामवाल और टाइगर श्रॉफ का नाम प्रमुख है। विद्युत जामवाल तो कलरी को प्रमोट भी करते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इंडियन मार्शल आर्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और यार हम इस वीडियो पे 1K लाइक का टारगेट कर रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यह था कि हम आपको सिर्फ इंडियन मार्शल आर्ट के बारे में बताना चाह रहे थे कि इंडिया में भी कुछ मार्शल आर्ट
एग्जिस्ट करती हैं। और इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल हम आपको नहीं दे पाए क्योंकि वीडियो का साइज बहुत बड़ा होता जा रहा था, तो हम बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाए। परंतु अगर हमारा 1K का टारगेट पूरा होता है इस वीडियो पे, तो हम इन सभी मार्शल आर्ट पे सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। तो प्लीज यार सपोर्ट करो और लाइक एंड शेयर की झड़ी लगा दो। तो चलो वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नई मार्शल आर्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्रणाम।